ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ये दोनों फैन तो बंद करके आओ, पीछे वाले। ओके, सो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर सेकंड, इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट कर दी थी एंड वी हैड अप टू क्वेश्चन नंबर 6, राइट? यहां तक हमने खत्म कर दिया क्वेश्चंस एंड today we will solve from the remaining questions from 7 to 12. okay, so 1 to 6 में ज्यादातर क्वेश्चन डोमेन एंड रेंज के थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब 7 to 12 में जो है क्वेश्चन है वो मतलब एक तरीके से आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स लगे, क्योंकि मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है ना। मतलब एक्सरसाइजेस में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखाई दिए होंगे, हैं इजी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डोमेन एंड रेंज के ही है। एज फार एज योर क्लास इज कंसर्न, क्लास 11th में रिलेशंस फंक्शंस में ना तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताया ना टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सब नेक्स्ट ईयर आएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अभी इस साल तो डोमेन एंड रेंज निकालो, मस्त रहो, इतना ही है। या फिर ये पजा जाते पूछ लेगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है ना। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से किस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक टॉपिक पर बेस्ड है। आपकी बुक में वो टॉपिक गिवन है लेकिन उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं है, जिसको अपन कहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। क्या कहते हैं? तो रफली सीख लो, नेक्स्ट ईयर ये डिटेल में आएगा, 12th क्लास में ये डिटेल में आएगा ना। अभी रफली समझ लो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है बेटा? अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ बाकी गुणा भाग। अलजेब्रा का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग। तो ये कहता है कि जैसे आपने फंक्शन बना लिए ना, जैसे मान लो दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो इन दोनों फंक्शंस को आप जोड़ भी सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे? तो ये क्या कहता था कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को जोड़ना है, अगर आपको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को जोड़ना है, तो इन दोनों का जो जोड़ आएगा उसको कैसे डिनोट कराओगे? उसको डिनोट कराओगे आप एफ प्लस जी ऑफ एक्स। इन दोनों फंक्शंस का जो सम है उसको आप डिनोट कैसे कराओगे? कैसे डिनोट कराओगे? एफ प्लस जी ऑफ एक्स। और आंसर बताए क्या आएगा? इन दोनों के आंसर का जोड़, एफ एक्स प्लस जी। सिंपल सी बात। मतलब इसका जो भी आंसर, लेट्स से ये एक्स स्क्वायर है और मान लो ये एक्स क्यूब है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कर दो, वही एफ प्लस जी ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंस क्या आएगा? डिनोट तो हम ऐसे कराएंगे, डिनोट तो हम ऐसे कराएंगे जैसे मान लो इसका जो भी आंसर आया वो किसकी वैल्यू है? वो एफ प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। इसका जो भी आंसर आया किसका? एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो भी आंसर आया वो किसकी वैल्यू है? वो एफ माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू, और एफ इनटू जी ऑफ एक्स एंड देन फाइनली एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ बताने लायक ऐसा स्पेशल कुछ है ही नहीं। थोड़ी बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो नेक्स्ट ईयर आ जाएंगी। अभी के लिए तो आपको ये याद रखना है कि बस दोनों फंक्शन को जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो और भाग कर दो, यही अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस होता है, नथिंग एल्स। सो इसका आंसर हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, ये भी एक फंक्शन है, मतलब इसको आप तीसरा फंक्शन कह सकते हो, एच ऑफ एक्स, है ना। ये भी एक एक्स की वैल्यू में फंक्शन आएगा और ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। लेकिन क्योंकि ये एक रैशनल फंक्शन बन गया तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक्स हटाने पड़ेंगे जो जी ऑफ एक्स को जीरो करते हैं। ओके, उसकी डोमेन से हटाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, सरल सा। देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है, एक एफ और जी दो फंक्शंस हैं, दोनों के डोमेन को डोमेन है आर टू आर। दोनों के डोमेन को डोमेन क्या है? आर टू आर। एफ के भी, एफ कॉमा जी कह रहा है तो एफ के भी डोमेन को डोमेन आर टू आर और जी के भी डोमेन को डोमेन आर टू आर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है, जी एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है। आपको एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डिवाइडेड बाय जी चाहिए। ओके, शुरू करें। सो एफ प्लस जी कैसे निकालेंगे? पहले तो दोनों क्या करना है बोलो। सबसे पहले क्या गिवन है? एफ एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दोनों चीजें गिवन है। Here the given functions are f x g x. Here f comma g both are defined from R to R, are defined as are defined as कैसे डिफाइन है चेक करो। एफ एक्स कैसे डिफाइन था? एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन था?
अब अपने को इनका अलजेब्रा पता करना है। नाउ सबसे पहले क्या पता करना है, f प्लस जी। सो f प्लस जी ऑफ x विल बी इक्वल टू f प्लस g of x will be equal to fx plus equal to fx क्या आ रहा है नीचे, पहले चलो इधर कर दो, x प्लस वन, fx क्या आ रहा है x प्लस वन प्लस gx क्या आ रहा है 2x माइनस थ्री, जोड़ दो x और 2x 3x और 1 माइनस थ्री। ठीक है, क्लियर है। सो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है जिसको डिनोट कैसे किया, f प्लस जी ऑफ एक्स। चाहो तो एक तीसरा लेटर भी दे सकते हो h ऑफ एक्स। ठीक है, अगला f प्लस जी के बाद क्या है, अगला f माइनस जी करो, f माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस सी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस थ्री। ठीक है, तो x माइनस 2x क्या होगा, माइनस x, और 1 माइनस माइनस थ्री यानी 1 प्लस थ्री क्या होगा, और चौथी चीज मतलब तीसरी चीज क्या है, एंड लगा दो, एंड f बाय g ऑफ x। ये किसके बराबर होगा बोलो, एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। सो इट विल बी इक्वल टू एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, तो लेकिन इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, इस फंक्शन की पूरी डेफिनेशन देनी होगी। आप क्या डेफिनेशन है इसकी, रेशनल फंक्शन है तो 2x माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए, तो 2x माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए, तो x क्या नहीं होना चाहिए वो सोचना पड़ेगा, क्या नहीं होना चाहिए, 3/2। यस, सो उसके लिए हम लिखेंगे माइनस क्या था यहाँ पे 3, है ना, तो वेयर वेयर 2x minus 3 should not be equal to 0, that is 2x should not be equal to 3, माइनस कर जाएगा तो प्लस 3, बट नॉट इक्वल टू लगाना है, एंड x नॉट इक्वल टू 3 बाय, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में तो शायद, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 के बाद आ जाओ। अब आपको एक फंक्शन गिवन है ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, यानी रोस्टर फॉर्म में, राइट। 1,1 है उसमें, 2,3 है, 0,1 है। बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन है। ठीक है, और डिफाइन कैसे है, ax प्लस बी, तो आपको a और b पता करना है। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग है, उनको पता करना है। इसकी डेफिनेशन जो बनाते हैं ना अपन, 2x प्लस 3, 7x प्लस 9, ये मान लो इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स में से एक क्वेश्चन को पहले डिफाइन क्या करो, क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, इजी लैंग्वेज में। उसकी तो मर्जी चलेगी, वो तो कैसे भी बना के दे देगा क्वेश्चन, वो तो घुमा फिरा के देगा ही देगा। हम अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पहले सरल बनाए। अच्छा, इक्वेशन बना बना के हो जाएंगे। शुरू करें, चलो देखो कैसे करेंगे हम, क्या क्या गिवन है पहले डाउन कर लेते हैं, वहीं आता हूँ। देख रहे हैं, ये ऊपर ही पड़ा है। ओके, चलो देखो, सो मुझे गिवन है f इक्वल टू, जो जो गिवन लिख देते हैं, f इक्वल 1,1 2,3 0, 1
यस लास्ट वन -1 और डिफाइंड है ये f2 z2z, तो ऊपर ही लिख दूंगा मैं ये हेयर रिलेशन है ये या फंक्शन है, ये फंक्शन है बेटा, रिलेशन ही है। उसने क्या डिक्लेयर किया है कि ये फंक्शन है। हेयर द फंक्शन f ठीक है, डिफाइंड फ्रॉम z to z, दैट मींस इंटीजर टू इंटीजर, इज डिफाइंड एज इस तरीके से, है ना। एक बार तो उसने रोस्टर फॉर्म में दे दिया और एक बार फिर उसने डेफिनेशन फॉर्म में भी दिया, उसकी बात बाद में करते हैं अपन, ठीक है। या फिर उसकी बात करें, अभी लिख देते हैं उसको भी। ऑल्सो आपको ये भी गिवन है, ऑल्सो आपको ये भी गिवन है f of x इक्वल टू क्या ax प्लस, ये क्वेश्चन सर फॉर सम इंटीजर्स a और b, और a और b इंटीजर्स है, ये भी लिखो a और b इंटीजर्स है, वेयर a, b बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। डन, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर 1,1 इसके रोस्टर फॉर्म में आ रहा है तो f of 1 1 होगा। मैं यहां से मैं क्या बात कह सकता हूं, यहां से मैं क्या बात कह सकता हूं कि f of 1 इक्वल टू 1, यस। फिर दोबारा क्या कह सकता हूं, f of 2 इक्वल टू 3। फिर क्या कह सकता हूं, f of इक्वल टू, फिर क्या कह सकता हूं, f of इक्वल टू, ये सारी बातें कह सकता हूं। ओके, अब एक एक करके इसको डेफिनेशन में पुट करते हैं। x क्या होता है, पहला एलिमेंट। x क्या होता है, पहला एलिमेंट। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे f of 1 1 है और f of x ax plus b है, सो fx का तो 1 अंतिम भाई, इसको इस फंक्शन में पुट करो, ये फंक्शन है। f of x क्या होता है, f of x इमेज होती है और x प्री इमेज होती है। सो इसके हिसाब से इमेज तो है 1 और प्री इमेज है वो भी 1। सो मैं कैसे इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं f of x की वैल्यू इक्वल टू a इंटू एक्स वैल्यू 1 प्लस b, बोलो लिख सकता हूं, जो कि फाइनली सॉल्व होके क्या मिल सकता है मुझे, 1 इक्वल टू a प्लस b। बताओ कोई डाउट। सिमिलरली चारों को डिकोड कर सकते हो, करो। सो इट विल बी लाइक, अब इमेज क्या है 3, तो पहले fx है ना, उसको लिख दूंगा मैं 3 इक्वल टू a इंटू प्लस b, इसको लिख सकते हैं अपन 3 इक्वल टू 2a प्लस b। नेक्स्ट f ऑफ 0 इक्वल टू -1, तो इमेज तो है 0 और प्री इमेज है -1, सो a इंटू -1 प्लस b फाइन। सो 0 इक्वल टू a इंटू -1 यानी कि माइनस है प्लस b। बताओ उल्टा कर दिया, ओके उल्टा कर दिया तो सही करो, यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे -1 यहाँ लेना, -1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, सो माइनस इक्वल टू b, तो ये लो b की वैल्यू तो क्लियर कट पता चल गई ना, a और b चाहिए तो इंटीजर आई है, इंटीजर चाहिए थी, ओके। चौथे को भी डिकोड कर दो। सो अब -3 इमेज है और प्री इमेज क्या है -1, जो x की जगह जाएगी a इंटू -1 प्लस b। So this equation can be reduced to -3 equal to -a plus। यहाँ तक कोई डाउट। अब आपके सामने 4 इक्वेशंस है बेटा, इन 4 इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशंस को कैसे भी यूज करके आपको a और b निकालना है, जिसमें से देखो इक्वेशन 3 से b तो क्लियर है ना, b की वैल्यू तो -1 क्लियर है, इसको सिंपल इक्वेशन 1 में पुट अप कर दूं मैं, इसको मैं जब यहाँ पे पुट अप करता हूँ तो ये क्या बनता है, 1 इक्वल टू, चेंज कर देता हूँ, देखो ये क्या बनता है 1 इक्वल टू a प्लस बी। सो a की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन b की वैल्यू तो पता है क्या, माइनस, a की वैल्यू -1, ओके। सो इट विल बी लाइक इंप्लाइज a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1।
hence the values of a and b are 2 and minus आंसर। अच्छा 2 and minus 1 इनमें भी पुटअप कर लो और सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही चेक करो। सो 2 अगर मैं इधर पुटअप करूं तो 4 प्लस 4 माइनस 1 3 होता है, इधर आओ माइनस a यानी -2 -1 -3, ठीक है ना। आपके सामने 4 इक्वेशन है उसमें से, तो इसके कहने का इसका मतलब ये हुआ कि इसने फालतू ही 4 ऑर्डर्ड पेयर दिए, 2 देता तो भी निकल जाते, ठीक है। अगर ये 4 में से कोई से भी 2 भी दे देता ना तो भी मैं a और b इसकी डेफिनेशन के मिसिंग पॉइंट्स को निकाल सकता था। और अगर इसने 4 दे दिए तो अब ये फंक्शन 4 कोएफिशिएंट्स में देता ना तो भी मैं निकाल लेता, मतलब a b है ना, ये a b c d में देता ना तो भी निकल जाते, ठीक है। 4 भी निकल जाते बट उसने 2 ही पूछे। डन, कोई डाउट नहीं है, चलें चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन है अब इसमें, है ना, डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा बट नए नए क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी द 9th वन, लेट आर बी ए रिलेशन। ओके, अब एक रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे आर नाम के, जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। और किस तरीके से डिफाइन है, a कॉमा b दोनों के दोनों नेचुरल नंबर, a इक्वल टू बी स्क्वायर। पहला जो नंबर है मतलब प्री इमेज जो है वो इमेज की स्क्वायर होगी, इमेज की स्क्वायर होगी, है ना, यानी कि b जो है a का रूट है, यानी कि इमेज एक्चुअली रूट निकाल के आ रही है। और हमने सीखा था जब अपन रूट निकालते हैं तो दो दो निकल जाते हैं, इसीलिए वो फंक्शन नहीं होता, इसलिए उसमें रिलेशन का है ना। स्क्वायर यूनिक होता है लेकिन स्क्वायर रूट यूनिक नहीं होता है, दो होते हैं, समझ गए। तो और हर एक का स्क्वायर रूट होता भी नहीं है, हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो मिल जाएगा आपको नेचुरल नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर नेचुरल नंबर, 3 का स्क्वायर नेचुरल, सबका स्क्वायर तो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, कुछ के इरेशनल मिलेंगे और कुछ के नेचुरल नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए उसने फंक्शन ना बोल के क्या कहा है उसको, रिलेशन, ठीक है भाई। अब अपने को क्या देखना है, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखना ध्यान से। आपको क्या गिवन है, मैं फंक्शन लिखता हूँ और रिलेशन लिखता हूँ, सॉरी क्या गिवन है हियर, relation R from n to n is defined as R equal to ordered pair A comma B such that A equal to B square। अच्छा A और B दोनों नेचुरल नंबर, ऐसे ही डिफाइन है, ऐसे ही डिफाइन है। तो अब आप इसके भाई आप इनफाइनाइट सेट बनेगा तो पता है क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, लेकिन कुछ एक बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, कुछ एक बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, फिर इसके बाद डॉट 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 लगा देंगे, देखते हैं। सो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, सो आपको ऐसा नेचुरल नंबर लेना है, स्क्वायर अगला नेचुरल नंबर लेना है, यही तो है ना, यही तो है ना भाई। ए कुछ भी लो और जो अगला नंबर है वो इसका स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी पहला नंबर स्क्वायर हो दूसरा नंबर का रूट हो। देखो जो ए है ना, जो पहला नंबर है ना वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है, समझे। तो लेट से मैंने दूसरा नंबर 1 लिखा तो पहला नंबर 1 आएगा, 1 1 का स्क्वायर है, तो पहले दूसरा नंबर भरना शुरू करो। अगर मैंने दूसरा नंबर 2 लिखा तो 2 का स्क्वायर, अगर मैंने तीसरा नंबर 3 लिखा तो उसका स्क्वायर 9, 16, 4, 25, 25, 5 एंड सो ऑन, एंड सो। यहां तक कोई डाउट? तो अभी तो ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैंने कुछ एक ही लिखे। देखो भैया पहला नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर है क्या, a इक्वल टू बी स्क्वायर, ए पहला नंबर बी दूसरा नंबर, पहला नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर, सही लिखा है, ठीक। अब आप हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट, a कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आना चाहिए जहां पे a कोई भी नेचुरल नंबर हो, यानी कि a कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आना चाहिए, दैट मींस ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर आने चाहिए जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, और ऐसा हर एक नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए,
यानी कि सबके लिए अप्लाई होना चाहिए, यानी कि 1,1 सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि 1,1 भी मिलना चाहिए, 2,2 भी मिलना चाहिए, 3,3 भी मिलना चाहिए, 4,4 तो ऐसे हैं क्या सारे उसमें, एक ही है बस 1,1, बाकी 2,2 नहीं है, 4,2 है, 3,3 नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रॉस एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, करें। तो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, 1, नहीं, a belongs to R और A belongs to any natural number, ये चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है ना। सो क्रॉस एग्जांपल दे दूं मैं, here 2,2 ले लो, 2,2 does not belong to relation R, so the statement is false। खत्म भाई, फॉल्स साबित करने के लिए क्रॉस एग्जांपल इज फॉल्स। अच्छा, इसका रीजन भी दे सकते हो चाहो तो, कैसे, वो डिपेंड करता है कितना वेटेज है, कितना आप बताना चाहते हो। हाँ भाई, 2 का स्क्वायर नहीं होता, ऐसे लिखिए ना, एज 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों नहीं बिलोंग करता, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 2,2 बिलोंग करता जब 2 का स्क्वायर के बराबर होता, बट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक है, चलें सेकंड, सेकंड क्या देखना है, चेक करते हैं। सेकंड में हमको चेक करना है, हाँ जी, एक बार लिख देते हैं फिर समझते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज का साइन भी लगा सकते हैं, चाहे तो पूरा ना लिखे तो, है ना। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इस स्टेटमेंट का मतलब समझे क्या, किस चीज की सत्यता वो जानना चाहता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ आया क्या, सोचो। ए और बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर अगर आर रिलेशन में हैं तो उसके उल्टे भी मिलने चाहिए और सबके लिए मिलने चाहिए। जैसे ही फॉर एग्जांपल 1,2 मिला ना तो 2,1 भी मिले, 5,7 मिला ना तो 7,5, या तो 5,7 ही ना मिले, लेकिन अगर 5,7 मिला तो 7,5 मिले, समझे। तो ऐसा है क्या सबके लिए, तो आप ऑर्डर पेयर देखो सबके उल्टे हैं क्या, सबके होने चाहिए तब तो स्टेटमेंट हुआ है। एक का भी अगर उल्टा मौजूद नहीं है तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बहुत सारे मिल जाएंगे जिनके उल्टे मौजूद नहीं है, केवल 1,1 का उल्टा मौजूद है, क्योंकि 1,1 का उल्टा 1,1 ही है, वो खुद मौजूद है। ओके, सो हम कोई भी एक एग्जांपल उठा लें वहां से, देखो देखो हम कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे कि 4,2 है पर 2,4 इसमें नहीं है। 2,4 आ सकता है क्या इस रिलेशन में, 2 4 का स्क्वायर थोड़ा होता है, ठीक है। तो 4,2 उठा लो, पहला ही उठा लो, इसको मत उठाना सर, ये तो है, अरे एक के लिए तो सही है बट सबके लिए सही नहीं है ना। फॉर ट्रू तब होगा जब सबके लिए सही हो, और न एक के लिए भी गलत है तो फिर वो गलत है। ओके, ये सीखा है हमने हमेशा। सो मैं क्या लिखूंगा हेयर, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया हमारा फॉल्स। तो एक एग्जांपल उठा लेता हूं मैं, हेयर क्या मौजूद था उसमें, 4,2 मौजूद था ना, 4,2 या 2,4, 4, तो मैं लिखूंगा हेयर 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्यों मौजूद है वो भी लिख देता हूं, बिकॉज एज 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, इसलिए 4,2 उसमें मौजूद है। बट इसका उल्टा यानी 2,4 does not belong to relation R, क्योंकि 2 is not equal to 4 स्क्वायर। दोनों का रीजन दो कि वो मौजूद है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, ये मौजूद नहीं है क्योंकि 2 4 का स्क्वायर नहीं होता है। सो a comma b belongs to R से b comma a belongs to R नहीं मिला, so the statement is false, so the statement is false। ठीक है, ठीक है, आगे चल के आप टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखोगे ना 12th क्लास में, तो यही 3 तरह के रिलेशन होते हैं एक्चुअली। अभी बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा, ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं ना, जब ये 3 स्टेटमेंट सब साबित हो जाए तो फिर इन रिलेशंस के कुछ स्पेसिफिक नाम, जैसे अभी वाला स्टेटमेंट सब साबित हो जाएगा ना, तो इस रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन।
जिसमें a कॉमा b बिलोंग टू r हो और उससे b कॉमा a बिलोंग टू r मिल रहा हो, सबके लिए मिल रहा हो, सबके उल्टे मौजूद हो। देसी भाषा में बात करें, हर ऑर्डर पेयर का उल्टा ऑर्डर पेयर मौजूद हो तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर और सिमेट्रिक रिलेशन है ना। अभी तीसरा आएगा तो ट्रांजिटिव बोलते हैं, ये नेक्स्ट ईयर आएगा। अभी हल्का फुल्का अगले साल की थोड़ी छोटी छाप छोड़ रही है ना, अगले साल डिटेल में बताएगा। थर्ड टाइप ऑफ थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पर क्या है। थर्ड क्या था पढ़ लेते हैं। a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a कॉमा c, ये इसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। कह रहा है कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड साथ में b कॉमा c भी बिलोंग्स टू r हो, ये दोनों बातें हों, अगर ये दोनों बातें हैं तो इससे इंप्लाई होना चाहिए कि a कॉमा c भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। समझ आएगा पहले तो क्या करना चाह रहा है। अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं जिनमें पहले ऑर्डर्ड पेयर का आखिरी एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बन जाए, तो अगर ये है तो ए और सी का ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। अगर है, ये दोनों मिलने के बाद वो तीसरा मिल जाता है, तब इसको रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अपने को प्रूव कर चेक करना है अभी पहले कि ये है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है। तो अपने को जानबूझ के दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सोचने होंगे या निकालने होंगे उसमें से जिनका इसका पहला एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मैच हो। तो ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर सोचो, बहुत आसान है। 16,4 और 4,2 बहुत सारे सोच सकते हो बेटा। 16,4 और 4,2 सोच सकते हो ना। देखो here 16,4 एंड 4,2 बिलोंग्स टू R है, दोनों के दोनों है रिलेशन। एंड नहीं लगाते, एंड की जगह कॉमा लगाओ ना, जैसे एंड एंड ये इसमें अलाउड नहीं होते इसमें। फोर कॉमा टू, ये दोनों तो बिलोंग्स टू आर है। अच्छा क्यों है वो भी लिख देना, एज 16 4 का स्क्वायर होता है, और अब लिख सकते हो एंड 4 2 का स्क्वायर दोनों मौजूद हैं, तो इसका दोनों 16,2 भी होना चाहिए। 16,2 मिलेगा क्या उसमें, 16,2 नाम का ऑर्डर पेयर मिलेगा क्या उस रिलेशन में। 16 2 का स्क्वायर होता ही नहीं तो क्यों मिलेगा, ठीक है ना। बट तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, बट 16,2 does not belong to R as 16 is never equal to 2 का square, so the statement is false। तो तीनों स्टेटमेंट फॉल्स। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है। Yes, sir. So the statement is false। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीनों स्टेटमेंट फॉल्स। अब ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें ऐसा चीजें हो जाएं, जैसे मान लो रिलेशन है a इक्वल टू b, तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 तो वो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी रिलेशन वो बना सकता है जिसमें इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट है ट्रू या तीनों ही ट्रू साबित हो जाए। चले आगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, जस्टिफाई भी करना था आपने, जस्टिफाई करने का मतलब वही एग्जांपल देना था, आपने दे दिया ना। लेट ए बी दिस बी बी दिस, और जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सरल होते हैं उल्टा, डायरेक्ट एग्जांपल्स है ना। ए एक सेट है, बी एक सेट है, एफ एक फंक्शन है ना। जब तक वो क्लियर ना करे तब तक एफ को अच्छा आपसे पूछा है, सॉरी, एफ ए से बी रिलेशन है या एफ ए से बी फंक्शन है, ठीक है। हो सकता है दोनों ही ट्रू हो सकता है एक ट्रू हो, दोनों ही ट्रू कब होंगे, क्योंकि अगर वो फंक्शन होगा तो रिलेशन तो होगा ही, अगर वो फंक्शन हो गया तो रिलेशन तो होगा ही, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन रिलेशन ही तो होता है फंक्शन, और अगर फंक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है रिलेशन हो, ठीक है। तो रिलेशन तो वो होगा ही होगा। बस आपको ये देखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए टू बी होने चाहिए। अगर बी टू ए है तो फिर वो रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए टू बी अगर रिलेशन है तो पहला एलिमेंट ए से ही हो और दूसरा एलिमेंट बी से ही हो, तो वो अगर चेंज हो गया तो फिर रिलेशन भी नहीं होगा। ओके चलो तो लिख देते हैं क्या है, ए here A, here the given sets are sets are A। बोलो A क्या है,
1 2 3 4 एंड बी, ये बोलो क्या है? 1 5 9 11 15 16। ठीक है, ये दो सेट्स हैं और एफ डिफाइन है ए टू बी, पर फंक्शन है कि रिलेशन वो नहीं पता, उसकी रोस्टर फॉर्म गिवन है। ऑल्सो एफ इज गिवन एज एफ ए टू बी है ना, एफ फ्रॉम ए टू बी is given as f equal to, चेक करते हैं ऑर्डर पेयर से क्या है, 1 5 2 9 3 1 1 5 then 2 9 then 3 1 then 4 5 and 2 11 4 5 and finally, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन। ओके, अब आप बस रिलेशन के लिए तो ये चेक करो कि 1 से 5 रिलेशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। इसका मैं क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करता तो चारों का वो कितने 6, चारों का 6 से ऑर्डर पेयर बनता, 1 का 1 से, 1 का 5 से, 1 का 9 से, 1 का 11 से, 1 का 15, तो उसमें का सबसेट ही तो होता है रिलेशन, तो उसका सबसेट में 1,5 आ सकता है, 2,9 प्लस 2 से 9 बैठ सकता है, ये बैठ सकता है, 3,1 ये भी बैठ सकता है और 2,11 बैठ सकता है। अब रिलेशन कब नहीं होता? जब मान लो 11 वहां होता ही नहीं, तो 2,11 कहां से आया? तो फिर वो रिलेशन भी नहीं होता। बट रिलेशन तो ये है, फंक्शन एक तो अभी चेक करेंगे, बट रिलेशन तो ये डेफिनेटली है। तो इसका जस्टिफिकेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्टिफाई जो आंसर कह रहा है हियर, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को चेक करना है कि रिलेशन है या नहीं। सो हियर पहला एलिमेंट हर एक ऑर्डर पेयर का ए से है और दूसरा एलिमेंट हर एक ऑर्डर पेयर का बी से है, तो वो रिलेशन हो सकता है ना। हियर द फर्स्ट एलिमेंट of each ordered pair ठीक है ना, belongs to set A, that is, बात तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 2 2 तो ले लिया ना, दैट इज 1 2 3 4, ये बिलोंग कर रहा है इस, एंड द सेकेंड एलिमेंट of each ordered pair belongs to set B, that is second element कौन कौन सा है, 5 9 1 and 11, 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 9 1 11 belongs to set B है ना, उसमें 5 9 11 and 5 9 1 and 11, ठीक है, ठीक है। सो F is a relation, so F can be defined as a relation, from A to B। पहला क्वेश्चन क्लियर, स्टेटमेंट ट्रू हो गया है ना, आंसर स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सेकंड, अब रिलेशन, अब फंक्शन चेक करना है ना, तो फंक्शन फुलफिल करने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा बताओ, आ जाओ ऊपर, यही देखो, हाँ पहला एलिमेंट सब पूरा, मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, सो 1 2 3 4 चारों ही मिल गए क्या, 1 2 3 4 चारों ही मिल गए और एक दोबारा भी मिल गया, और सबका एक ही इमेज होनी चाहिए, तो 1 की इमेज 5 ही है, 2 की इमेज 2 हो गई, तो फंक्शन नहीं है,
2 की इमेज देखो 9 भी हो रही है और 2 की इमेज 11, तो एक की 2 इमेज अलाउड नहीं है ना। या फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का सेम पहला एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए था। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया ना। तो लिख देंगे हम सेकंड क्वेश्चन में here the two distinct ordered pairs, the two distinct ordered pairs बता भी दो कौन कौन से हैं, कौन कौन से जिनकी सेम इमेज है, 2,9 and 2,11, 2,9 and 2,11 have the same first element, have the same first element, that is first element क्या है वो 2, और we can say that f of 2 जो है 9 भी आ रहा है and f of 2 जो है वो 11 भी आ रहा है. So the given, so f is not a function from, so f cannot be defined as a function, cannot be defined as a function from a to b. Hence the statement is false. वो true है, ये false. Done. चलो next में. हाँ जी 11th देखो जरा. Let f be the subset of z cross z. Z cross z एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है इंटीजर से इंटीजर, और उसका एक कोई भी सबसेट उठा लेना है, यानी कि सबसेट उठाते ही वो रिलेशन तो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन तो होता ही. और डिफाइन कैसे किया गया है, ए बी कोमा ए प्लस बी, जहां पे ए और बी इंटीजर ले सकते हो कोई से. जैसे ए और बी दो इंटीजर्स ले लिए मैंने 3 and 4, सो पहला एलिमेंट 3 into 4 12, दूसरा एलिमेंट 3 + 4 7, तो 12,7 क्या हो जाएगा उस एफ के अंदर शामिल हो जाएगा, और 12,7 कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेगा. वैसे क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सबका सबसे, वैसे भी 12 का 1 से भी 2 से भी, तो उसमें 12,7 सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. इस एफ ए फंक्शन फ्रॉम दैट टू, अब बताना है कि एफ एक फंक्शन, रिलेशन तो है वो तो देखते ही पता चल गया था, क्या वो फंक्शन है क्या. सो आपको चेक करना है कि दो अलग अलग, मतलब ए बी करूं मैं, ए इंटू बी करूं, ए इंटू बी करूं, तो उससे एक बार मैं दो इंटीजर्स को प्रोडक्ट करूं और एक बार मैं दो इंटीजर्स को जोड़ूं, तो जो मैंने प्रोडक्ट किया जो आंसर आया वो तो सेम आ जाए, और सम मैं स्प्लिट कर रहा हूं और सेम ही आ रहा है, तब वो फंक्शन है. नहीं समझे. जैसे कि मैंने कहा, चलो एक बार लिखते हैं इसको, लिखो here f from z to z is defined as a subset of z cross z. इसका सबसेट की तरह डिफाइन किया गया है, राइट, डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ z cross z in the following manner. The following manner. इस तरीके से डिफाइन है, f इक्वल टू a कॉमा b, नहीं f इक्वल टू a कॉमा b नहीं, a b कॉमा a प्लस b, where a and b both belongs to कॉलन आएगा यहाँ पे, where a and b both belongs to integers. ठीक है. अब कोई भी दो इंटीजर्स बोलो a और b जो मन में आ रहे हैं. 4 5, सो 4 5, तो पहला एलिमेंट 4 into 5, दूसरा एलिमेंट 4 + 5, यानी कि 20, ये उस रिलेशन में होगा. अब आप सोचो कि प्रोडक्ट 20 आ जाए लेकिन सम कुछ और आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट 20 लाने का तरीका 4 into 5 ही थोड़ी ना है, प्रोडक्ट 20 लाने का तरीका तो 2 into 10 भी है. सो अगर मैं 2 और 10 लेता तो क्या बनता, 2 into 10
2 + 10 into 10 20, ये लो 12 की इमेज 9 भी बन गई, 12 की इमेज 12 बन गई। तो ये फंक्शन नहीं है, बड़ा सरल था। एक कोई भी क्रॉस एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ए और बी कोई भी इंटीजर लेके, हमको दो ऐसे मतलब इंटीजर सोचने हैं, दो ऐसे अलग अलग इंटीजर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो सेम हो लेकिन सम अलग अलग हो। बहुत सारे सोच सकते हो, सम अलग अलग है, 4 और 5 का सम 9 है, 2 और 10 का सम 12 है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो 20 ही है। यही ले लो एग्जांपल, ठीक है। सो क्लियरली इट इज नॉट ए फंक्शन। इसमें मैं ले लूंगा हेयर हेयर 4 into 5, 4 + 5, ठीक है, बिलोंग्स टू एफ, रिलेशन का नाम एफ है। दैट इज, इसको सॉल्व कर दूं तो 20, 9 बिलोंग्स टू ऑल्सो अब इसमें लिख देना कि आप ये क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 4 और 5 इंटीजर्स हैं, एज 4 and 5 बिलोंग्स टू जेड। आपने कहा था ए बी कोई भी जेड ले लो, ए बी कोई से भी जेड से ले लो, तो मैंने 4 and 5 जेड से ले लिया, है ना। ऑल्सो अब 2 into 10, 2 + 10 भी ले सकता हूं मैं उस रिलेशन में, क्योंकि 2 और 10 भी तो इंटीजर्स है। 2, 10 also an integer, ठीक है। दैट इज 20, 12 will also belong to f, वो की वही लाइन लिखनी है, ठीक है। एक भी क्रॉस एग्जांपल मिल जाए तो हो जाता है काम। सो f of 20 90 आ रहा है एंड f of 20 12 भी आ रहा है, तो एक वही लाइन लिख देना जो अभी पिछली लाइन में क्वेश्चन में छापी थी। Two distinct ordered pairs have the same first element 20, so f is not a function. तो हमें आप आंसर चेक करते रहना प्लीज। f is not a function। चले लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन let a equal to this f is defined from a to n, defined by f of n, the highest prime factor of n। ये तो यही लेना है आपको। फंक्शन इस सेट से किसी भी नेचुरल नंबर में जा सकता है, फंक्शन या फंक्शन कह रहा है, क्या कह रहा है, अब ये कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है तो मैं फंक्शन मानूंगा, क्योंकि f का नोटेशन होता ही फंक्शन के लिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलो लिख देते हैं क्या क्या here set A is given as, सबसे पहले set A given है, given as A equal to, क्या given है 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, ये तो set A given है, and f is defined as, and f कहां से कहां डिफाइंड है, इस A से किसी भी नेचुरल नंबर, यानी डोमेन तो A ही रहेगा और को डोमेन क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज f of n इक्वल टू, क्या कह रहा है, f of n इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, हाईएस्ट, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। तो आपको रेंज चाहिए, रेंज मतलब पॉसिबल आउटपुट क्या कर सकते हो, आपके पास गिने चुने 1 2 3 4 5 ही तो नंबर्स हैं, एक एक का इनपुट ले लो और देख लो आउटपुट क्या क्या आता है, देखें। ओके, सो एज पर द डेफिनेशन f ऑफ n आपको ऑब्वियसली यहां से लेना है, n कहां से लेना है, a से लेना है, n a से लेना है, क्योंकि n होती है मेरी डोमेन और वो a से n में डिफाइन, ऐसे मत सोचना n for any नेचुरल नंबर, नहीं, वैसे n for any नेचुरल नंबर होता है, लेकिन इस केस में n a से लेना है, a क्या है 9, 10, 11, 12। सो f ऑफ 9 क्या होगा वो सोचना है, f ऑफ 10 क्या होगा वो सोचना है, f ऑफ 11 क्या होगा वो सोचना है, f ऑफ
12 क्या होगा वो सोचना है, और f ऑफ 13, बस यही सोचना, क्योंकि 5 ही इनपुट है तो हर एक ऑक्यूपाई होना ही चाहिए और सबकी एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ओके, देखें तो 9 का, अब देखो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो n जो अंदर बैठा है इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखना, अंदर कौन बैठा है 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन है? 9 के फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है 3 into 3, तो सबसे बड़ा 3 हुआ, तो इसका आंसर आ गया 3। सबसे बड़ा सोचना है। 10 की फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है 2 into 5, सो बड़ा प्राइम फैक्टर 5। 11 की फैक्टराइज फॉर्म 11 into 1, तो वो खुद ही 11 ही सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर। 12 की फैक्टराइज फॉर्म 2 into 2 into 3, तो बड़ा सबसे बड़ा 3, एंड 13 की 13 into 1, सो 13। डन, ठीक है। अब रेंज बता दो 3 5 11 3 30, so range of f is f is 3, अब 3 एक बार ही लिखना, 2 बार नहीं है ना, 5, अच्छा 2 बार 3 आ रहा है तो फंक्शन तो होगा नहीं, उधर तो आ सकता है, इधर नहीं आ सकता। सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, 3 5 11। सौम्या चेक कर लो आंसर, रेंज ही पूछी उसने ओनली, फाइंड द रेंज ऑफ f, so this is the range of f। चेक कर लो सही है क्या, बाकी सारे क्वेश्चन तो प्रूव करने के थे, एक ये करेक्ट है। सो द रेंज ऑफ f इज 3 5 11। अच्छा कोडोमेन इसकी, डोमेन तो a, कोडोमेन n, और रेंज कोडोमेन की सबसेट होती है, तो 3 5 11 13 3 चारों के चारों नेचुरल नंबर है ना, कोडोमेन में से लिया गया। तो क्लियर है बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑल सेट, तो कल एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, सौम्या आपको ऑनलाइन देना है, अगर आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन उसी टाइम पे जुड़ जाएंगे आप, है ना, आपको ऑनलाइन पेपर दिखा देंगे, और आप तो आ ही रहे हो। ठीक है चलो, सो कल टेस्ट दो, उसके बाद फिर इस चैप्टर के बाद आपका थोड़ा ब्रेक करते हैं 10-5 दिन का, फिर तीसरा चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे जून में, कल टेस्ट के लिए टाइम ये। अच्छा जल्दी जल्दी तो फिर कैसे बुलाऊं, फिर उसको कैसे दूंगा टेस्ट, वो दिखेगी कैसे क्या कर रही है। सुबह आ जाओ, और सुबह स्कूल रहता है, सुबह स्कूल रहता है, इसी टाइम पे आ जाओ, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।